हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका है। ओके, मई 2010 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ PQ लिमिटेड ऑन 31 December 2009, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 1250 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, जो कि 100 रुपए का एक है, 1250 प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप। तो दो तरह के इक्विटी शेयर्स है, एक फुल्ली पेड अप है, एक ₹50 है, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ प्लांट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 6% मॉर्गेज लोन, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर 2009. Now following points should be kept in mind. On 21st January 2010, the liquidator of PQ Limited sold plant for rupees 2,95,000 and stock in trade at 10% less than the book value. He realized 80% of sundry debtor and incurred cost of collection of rupees 1,850. Remaining debtors are to be treated as bad. The loan mortgage was discharged as 31st January 2010 along with interest for 6 months. Creditor were discharged subject to 5% discount. Outstanding expenses paid at 20% less. Preference dividend is due for 1 year and paid with final payment. Liquidation expenses incurred are rupees 1,800 and liquidator's remuneration is settled at 4% on disbursement to members subject to minimum of rupees 10,000. तो हमें लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने का है हम लोग को, वही रिसिप्ट और पेमेंट। तो रिसिप्ट के बारे में हम पहले समझते बेटा। रिसिप्ट के बारे में उसने क्या कहा, यहाँ पे बेसिकली एसेट कितनी है। तो मैं अगर एसेट के बारे में कहूँ तो ये हमारी एसेट्स, ठीक है। अब ये प्लांट के बारे में समझना। अभी यहाँ पर अगर हम लायबिलिटी साइड में, ये हमारी ये एसेट्स थी। अगर मैं यहाँ पे ये किया ना इसने, हाँ 6% मॉर्गेज लोन। अभी लोन लिया आपने 2,30,000 रुपए का, तो 6% मॉर्गेज लोन का मतलब कुछ ना कुछ मॉर्गेज पे रखे हो। तो उसने क्वेश्चन में बताया नहीं मॉर्गेज पे क्या रखे हो। तो आप इसमें से देख के बताओ कौन सी चीज आपको लगती है मॉर्गेज पे रखी गई होंगी। एक ही फिक्स एसेट आपकी प्लांट, ये मॉर्गेज पे रखी, तो ये सिक्योर्ड, मतलब ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसके अगेंस्ट में प्लांट मॉर्गेज पे होगा। बोला नहीं है लेकिन एक ही फिक्स एसेट है, तो ये है। अब उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट है तो लायबिलिटी आपकी, फिर बैंक बैलेंस है। तो स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स के बारे में कुछ बोला है कि अब हम यहाँ देखिए, ऑन 21st January 2010 द लिक्विडेटर ऑफ PQ लिमिटेड सोल्ड प्लांट फॉर रुपीज 2,95,000 में बेचा उसने प्लांट को, एंड स्टॉक इन ट्रेड एट 10। अभी मॉर्गेज लोन है, मतलब कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज पे, बोला नहीं एक ही फिक्स एसेट, तो प्लांट ही मॉर्गेज पे रखे होंगे। अब आपने उसको 2,95,000 में बेचे, 2,30,000 रुपए की वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसको आप एडजस्ट करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो आपके आउटर कॉलम पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है स्टॉक इन ट्रेड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो स्टॉक इन ट्रेड 3,60,000, उसको 10% लेस पे बेचे, ठीक है। उसके बाद ही रियलाइज 80% ऑफ सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर्स कितना, 85,000, उसका जो भी 80% है उतने आपको रियलाइज हुआ, बाकी नहीं मिला। लेकिन इनकर्ड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन रुपीज 1,850, रिमेनिंग डेटर्स आर टू बी ट्रीटेड एज बैड। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये 85,000 है, उसका 80% ही रिकवर्ड हुआ, तो मैं कैलकुलेट करूं तो वो आता है 68,000। कितना आ रहा है, 68,000। अब 68,000 हमको मिला, लेकिन ये कलेक्शन, ये 68,000 कलेक्ट करने के लिए हमको कितना खर्चा है, 1,850। तो बेसिकली इसमें से 1,850 माइनस करूं तो 66,150 हमारे हाथ में आया। अभी 1,850 कैसे खर्चा, कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अभी आपने देखी कभी बैंक का, ये बैंक का केस नहीं है लेकिन समझाने कह रहा हूं। जैसे आपने बैंक के लिए कभी देखी कि बैंक में आपने लोन लिए किसी ने और लोन रीपे नहीं कर पाए, तो फिर वो घर बेचते, रिकवरी के लिए बेचते, तो वो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वो कलेक्शन करने के लिए खर्च हुआ। ये नहीं बोल रहा कि हमने कोई गुंडे भेजे कलेक्शन के लिए डेटर से, मगर डेटर से कलेक्ट नहीं हो पाया, मे भी आपने लॉयर अपॉइंट करे, नोटिस भिजवाए कि पेमेंट दो, आप नहीं दे रहे हो,
तो कलेक्शन का खर्चा आपका कुछ हुआ तो आपके हाथ में ये खर्चा काट के आपके हाथ में पैसा आएगा नेट, ठीक है। सो अब उसके द लोन मॉर्गेज वर डिस्चार्ज 31 जनवरी को आपने जो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ का उसने स्पेसिफिकली बोला कि लोन पे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। क्रेडिटर वे डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, जब क्रेडिटर को पे करोगे तो 5% कम पे करना, अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड है 20% लेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20% लेस पे बेचना है, सॉरी पेमेंट करना है। ठीक है, डिविडेंड 1 साल का आउटस्टैंडिंग है, अब वो भी हमको डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। इंटरेस्टिंग अब ये आता है लिक्विडेशन एक्सपेंस, ठीक है। अब लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन सेटल एट 4% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। वो बोलता है कि जो लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन देना है वो 4% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। वो इज मेंबर्स, मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते और इक्विटी शेयर होल्डर भी होते। मतलब जितना भी पेमेंट प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर होल्डर को करेंगे उसका 4% हमको क्या करना रहेगा, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन देना है। तो मेंबर्स मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000, मतलब 10,000 से कम नहीं, वो 10,000 से ज्यादा ही उसका रेम्यूनरेशन होता है ना, कभी लिक्विडेटर को अपॉइंट करे। उसने बोला कि नहीं 10,000 से कम नहीं लूंगा, कम से कम 10,000। तो हमने बोला ठीक है 4% ऑफ तुमको रेम्यूनरेशन दे रहे, अगर ये 4% 10,000 से कम आया तो हम 10,000 दे देंगे, ज्यादा आया तो फिर तो ज्यादा ही लेंगे ना। अगर सपोज 15,000 आया तो 4% ऑफ डिसबर्समेंट टू मेंबर्स अगर सपोज कम्स 15,000 तो 15,000 ही लेगा। वो कह रहा है कि 10 से कम नहीं लूंगा, अगर 10 से कम आ गया सपोज 9,000 आ गया तो उसको 10 देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अभी ड्रॉ करेंगे आप लिक्विडेटर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, liquidators statement of account of PQ लिमिटेड। अभी डेट नहीं दी लेकिन एक चीज ख्याल रखना बेटा, अभी बोल देता PQ लिमिटेड। बैलेंस शीट जो आपको दी, सॉरी ट्रायल बैलेंस जो आपको दी है, ये कब की दी है ट्रायल बैलेंस आपको? ये ट्रायल बैलेंस आपको दिए 31 दिसंबर 2009, मगर आपने 2010 में मेरे को दिख रहा है जनवरी में भी पेमेंट हुई है, 31 जनवरी तक आपने पे कर उससे। अब एग्जैक्ट डेट उसने दिया नहीं कि लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब बनाना है, मगर मगर 31 जनवरी के आसपास की ये डेट है। अब आप बोलेंगे सर एक महीना लेट दे तो इंटरेस्ट का क्या? इंटरेस्ट उसने बराबर क्वेश्चन में बताया कि लोन पे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, कब? 31 जनवरी को पे करेंगे जब। तो उसने बोल दिया कि 6 महीने का दो, तो अब हमको अपनी अकल नहीं लगाना है कि सर 31 दिसंबर के बाद तो एक ही महीना हुआ, पहला भी नहीं दिया, पिछले 5 महीने भी नहीं दिया। उसने बोला 31 जनवरी को 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो हम कैलकुलेट करके दे देंगे, ओके। अब डेट बस इतना ही, आप पहले हेडिंग तो डेट एग्जैक्ट नहीं पता है, इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे हाफ पेज का। हाँ बहुत से आइटम आने वाले इसमें, कैलकुलेशन है। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट, ओके। इसका हाफ पेज का आप ड्रॉ कर लीजिए, ओके। चलिए ड्रॉ किए, नहीं किए, ओके। शुरू करूं? ओके, लिखेंगे आप टू ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया कुछ ओपनिंग बैलेंस कैश का। हाँ बैंक कहीं पढ़ा था ना मैंने, हाँ ये 1,20,000 बैंक बैलेंस, $1,20,000, okay. Then two asset realized, pledged asset, ठीक है।
अब देखो आपने जो एसेट आप बोलेंगे सर कौन सी एसेट, अब नाम उसने बोला नहीं इसके आगे, मॉर्गेज के, ऑब्वियसली एक ही है, प्लांट है। अब प्लांट एक फिक्स है, तो आपने कितने में बेचे, 2,95,000 में, तो ये बेचने पे आपके पास है 2,95,000 लेस मॉर्गेज लोन। अभी लोन कितने का था, आप ट्रायल बैलेंस में अगर देखोगे लोन बेटा, तो ट्रायल बैलेंस आपको लोन दिखेगा, लोन था 2,30,000 का। ओके, तो लोन था 2,30,000 का, तो अब बचा हुआ, लेकिन इस पे इंटरेस्ट उसने बोला 6 महीने का इंटरेस्ट पे करो, तो ये सिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योर्ड था मॉर्गेज था, तो सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अब इसका इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे करोगे। तो भाई 2,30,000 अमाउंट है, उसका मॉर्गेज लोन से 6% वहां पे लिखा है, तो उसका 6% 6 महीने का, क्वेश्चन में बोला है 6 महीने का इंटरेस्ट देना, इसलिए दे रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, 6 मंथ आप लोन देखो 6% 6 मंथ। ओके, so 2,30,000 multiplied by 6% for 6 months, that's some 6,900, तो वो भी उसमें से चला जाएगा, तो बच रहा कितना, 2,95,000 माइनस 2,30,000 माइनस 6,900, तो बच रहा है आपका 58,100। ओके, अब उसके बाद दूसरी एसेट के बारे में बात करेंगे अपन, अदर एसेट। ठीक है, अब अदर एसेट में एक आपका स्टॉक है और दूसरा आपका डेटर्स है, तो डेटर्स में थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन अभी आप ध्यान दो, एक था अभी इसके बारे में बता दिया उसने, ये हो गया इसका हिसाब किताब। अब उसने बोला बेटा कि ये स्टॉक इन ट्रेड 3,60,000 का यहाँ पे होगा, लेकिन स्टॉक आपको बोलते स्टॉक इन ट्रेड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितनी है, 3,60,000 बुक वैल्यू, उसका 10% कम करके, सो 3,60,000 माइनस 10%, 3,24,000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3,60,000 माइनस 10% लिखो या मल्टीप्लाई बाय 90% करो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 90% करो या माइनस 10% करो, आंसर उतना ही आएगा, इसको हम 3,24,000, 3,24,000। अब आए हम डेटर्स पे बेटा, तो डेटर्स पे कितना कलेक्शन हो, डेटर्स आपके होंगे यहाँ पे 85 के, उसने बोला कि ही रियलाइज 80% ऑफ सन्ड्री डेटर एंड इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब समझना बेटा, इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा। अब डेटर्स आपको इनर कॉलम में लिखना है, आपको है कितना, कितने परसेंट आया, 80%, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, डेटर्स आपका है वहां पे कितना, क्वेश्चन में, एक सेकेंड, डेटर्स आपको क्वेश्चन में दिया है 85,000। ठीक है, अब सुनो, ये 85,000 के डेटर्स थे बेटा, उसका 80% ही रियलाइज्ड हुआ, पहले देख लो फिर लिखना, वो आया 68,000, 85,000 का 80% ही रियलाइज हुआ, कितना, 68,000 लेस कलेक्शन एक्सपेंस, ये 68,000 को कलेक्ट करने के लिए खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, 1,850, तो आपके पास आया कितना, हमारे पास आया 66,150, तो आपका स्टॉक से आपको आ रहा है 3,24,000, डेटा से इतना था, उसमें से कलेक्शन का खर्चा इतना, तो हाथ में 66,150 प्लस 3,24,000, तो हमारे पास बेसिकली आया 3,90,150, ये दोनों का टोटल। ओके, अब लिख लो आप, तो हमने रिसिप्ट हो गई, अब अपने को एक एक करके पेमेंट करते जाना है। ओके, 3,90,150 लिखे आपने। ओके, अब उसके बाद अपन पेमेंट करेंगे, तो भाई पेमेंट में सबसे पहले आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर तो यहां पे चले गया। उसके बाद आता है आपके लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, सो बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, अब उसने बोला 4% ऑन पेमेंट टू मेंबर्स, अभी मेंबर्स को क्या पता कितना पे करेंगे, तो अभी उस पर छोड़ दो, अभी उस पर स्पेस रख दो, अब यहाँ पे 2 लाइन की जगह छोड़ देना, बाय, इसके बाद नंबर आता है लिक्विडेशन
एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन बताया है ना, ये पॉइंट अपना हो गया, ये भी अच्छा, इस पे पेमेंट बची है, उस पे आता लिक्विडेशन एक्सपेंस कहीं पढ़ा हूं मैंने, हाँ ये 1800 का लिक्विडेशन एक्सपेंस है। सो 1800 लिक्विडेशन एक्सपेंस बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो वो 7 आइटम जो थे ना, उसमें ऐसा कोई आइटम दिखा आपको कहीं पे, यहाँ पे कहीं दिख रहा है ऐसा आइटम? नहीं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो नहीं है इस क्वेश्चन में। बाय डिबेंचर होल्डर, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब मैं देखा, मतलब बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से बेटा, तो वहां पे हमने देखे जाके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन कौन से। ये मॉर्गेज लोन तो हो गया, एक ये सन्ड्री क्रेडिटर है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये एक है, ओके। एक ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000, ठीक है। तो 2,21,000 और 25,000, तो इनको क्या पेमेंट वैसे ही दी कि आपने, तो सिक्योर्ड था 2,30,000 मॉर्गेज, तो 2,21,000 और 25,000 ऐसे ही पे करके फिर हम यहाँ पढ़े। उसने बोला कि क्रेडिटर वेयर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20% लेस, मतलब क्रेडिटर को 5% कम देना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20%। तो ऐसा पॉसिबल है कम देना? हाँ, लिक्विडेटरी कंपनी अपन जाते, अपन बोलते देखो यार हालत अच्छे नहीं है, हमारी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, आप हमको कुछ कम पैसा दो, कम पैसा लो हमसे। तो फिर बोलते चलो 20% कम दे दो, 5% कम दे दो, ओके। सो एक क्रेडिटर है हमारे, क्रेडिटर हमको क्वेश्चन में कितना दिया, 2,21,000 माइनस 5%, तो आ रहा है ये 2,09,950, ओके। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो क्वेश्चन में दिया हमको 25,000, इसको 20% कम पे करना, माइनस 20%, 25,000 माइनस 20%, ये आता है हमारा 20,000। सो टोटल अपन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना पे करे, 2,29,950, ठीक है बेटा। अब मैं आता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर, तो यहां मैं बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कैलकुलेशन समझना, अभी मेरे को बताओ कैश कितनी अवेलेबल है, करो कैलकुलेशन। 1,20,000 प्लस 58,100 प्लस 3,90,150 ऐड किए, माइनस 1,800 माइनस 2,29,950, तो कितना आ रहा है बेटा? अभी आपका जो टोटल आ रहा है यहाँ पे 3,36,500 नेट आ रहा है ना, ये रिसिप्ट में से माइनस करो 3,36,500। तो अब मेरे पास कितना बचा है? 3,36,500। इसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दूंगा और इक्विटी को दूंगा, लेकिन आपको पता है रेम्यूनरेशन भी जो हमको देना है पेमेंट टू मेंबर्स, मेंबर्स मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर दोनों। तो जो भी सपोज आप इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कैश बचा 3,36,500, और अगर आपको सारा दे दूंगा तो फिर उसको देने के लिए रहेगा ही नहीं, तो आपको 100 देना है तो उसको 4 देना है, तो ये 3,36,500 जो मेरे पास बच रहा है वो क्या है बेटा? दैट इज 104, क्योंकि आपको 100 देना है तो मेरे को उसको कितना देना है? 4, तो वो 104 है। तो अगर ये 104 इनसफिशिएंट फंड हो रहा है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस को भी देना है और उसके बाद इसको भी देना है, बहुत पैसा रहता तो आपको दिए बाद भी उसको देता, लेकिन पैसा रहता है कि अपने पास नहीं, वो इक्विटी पे खत्म हो जाता है। अभी आप खुद देखो ना, यहाँ पर अभी अपने को इक्विटी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है इस क्वेश्चन में दिया है 1,25,000, फिर डिविडेंड है, फिर ये 2 लाख, फिर ये 1 लाख, यही तो कितना हो गया? ये 2 3 3 4 4.25 तो ये दिख रहा है, डिविडेंड अलग से रहेगा तो शॉर्टेज जाने वाला, इनसफिशिएंट फंड है। तो मेरे को आपको भी देना है इक्विटी प्रेफरेंस को और लिक्विडेटर को। अगर आपको 100 देना है तो इसको 4 देना, तो ये मेरे पास जो कैश बच रहा है 3,36,500, दैट इज
फंड अवेलेबल फॉर द पेमेंट टू मेंबर्स एंड लिक्विडेटर, तो इसमें दोनों को देना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये आपने 2 लाइन का स्पेस रखे थे ना यहाँ पे आप लिख लो 3,36,500। ये 3,36,500 कैसे है बेटा, इसमें से ये पेमेंट आपने माइनस करे। मैं इस पे एक वर्किंग नोट भी बना देता हूं आपको। ये अगर 104 है तो 4 कितना, दैट्स कम 12,942। ओके ठीक है, इस पे लिख लो वाला एक वर्किंग नोट नंबर 1, मान लिखा देता एक्सप्लेनेशन, गड़बड़ ना करो तुम लोग बाद में कि 336,500 कहां से आए, ठीक है। ओके लिखो वर्किंग नोट नंबर, इसके बाद ना थोड़ी जगह लगेंगे, 6-7 लाइन का स्पेस रखना, फिर लिखना आपने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब यहां लिखना फंड अवेलेबल बिफोर पेमेंट ऑफ मेंबर्स मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस, मेंबर्स एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो कितना फंड अवेलेबल अपने पास, अभी देखो यहाँ पे टोटल ये था आपका, बता देता हूं अपना 1,20,000 प्लस 58,100 प्लस 3,90,150 माइनस, वो तो आपने अभी लिखे हो 12,942, फिर ये 1,800 उसकी पेमेंट के पहले क्या पोजीशन था, फिर माइनस 2,29,950, तो ये आ रहा था आपका 3,36,500। देयरफॉर रेम्यूनरेशन 3,36,500 अगर 104 है तो 4 कितना, 12,942। क्यों 104 किया, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड जा रहा है ना, मेंबर्स को पे कर रहे हैं, तो उतने में आपको दोनों को करना है, मेंबर्स को भी करना है और रेम्यूनरेशन भी देना है। ओके 3,36,500। ओके अब उसके बाद ये हो गया लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का, ठीक है। अब आते अपन इसको अपन पेमेंट देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना, उसके लिए पेमेंट अपने पास है पैसा 1,25,000 और यहाँ उसने बोला है कि उसका डिविडेंड देना 1 साल का। चलो लिखो यहाँ पे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कैपिटल वाला पार्ट है वो 1,25,000 है, और जो डिविडेंड वाला पार्ट है, ठीक है, जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो कितना है 1,25,000 का, आप वहां पे देखो 9% है, मैं जूम कर देता इसको, 9% फॉर 1 ईयर, 1,25,000 का 9%, तो 11,250, 9% है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 1,25,000 प्लस 11,250, तो ये आता है आपका 1,36,250। ओके 1 लाख लिखे आपने बेटा, लिख लो 1,36,250। ओके अब हमारे पास क्या फंड है क्या इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए, नहीं है। देखो आप 1,20,000 इनसफिशिएंट फंड होगा, 3,90,150 फिर माइनस 12,942 माइनस 1,800 माइनस 2,29,950 माइनस 136,250। तो हमारे पास फंड अवेलेबल है 1,87,308। आप ये टोटल करो और सारी माइनस करो तो वो आएगा 1,87,308। अब फंड अवेलेबल नहीं है, उनको देना ज्यादा का है, कितना आ रहा है फेस वैल्यू इनकी
2 लाख और 1 लाख, तो अपने को क्या करना है, अपने को लॉस पर, वही हर क्वेश्चन में आता है, लॉस पर शेयर से फिर निकालना है। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ लॉस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर इक्विटी शेयर। So total equity paid up minus cash available divided by total number of equity shares। सो टोटल आप वहां पे दिया है, टोटल करो यहाँ कितना है, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। अभी टोटल कैश अवेलेबल कैसे निकाला, ये रिसिप्ट में से सारी पेमेंट माइनस करो, तो ये आएगा आपका 1,87,308। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर अपन बात करें 2000 और 2000 3000, सॉरी 2000 4000। सो लॉस पर शेयर आ जाएगा आपका 3000 माइनस 187,308 डिवाइडेड बाय 4000। ओके, दिस रुपीज 28.173 पर शेयर। ओके, तो लॉस पर शेयर इज 28.173। अब अपने को कॉल और रिफंड वाला हम टेबल बनाएंगे। सो आप इसके बाद लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, टेबल ऑफ, ठीक है, ये आपने लिखे है ना। ओके, टेबल ऑफ कॉल और रिफंड। टाइप फेस वैल्यू, पेड अप, लॉस, कॉल, रिफंड, नंबर ऑफ शेयर्स और टोटल। ओके, इसको ड्रॉ करो आप। किए ड्रॉ। ओके, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ओके, दो कैटेगरी ए और बी। कभी बाई चांस अगर रह गया ना पीछे तो वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। ए और बी फेस वैल्यू दोनों की कितनी है, 100। पेड अप इसका फुल्ली पेड अप है, 50 ही पेड अप है। लॉस कितना बेयर करना है, 28.173। 28.173। अब बताओ 100 रुपए पे करे, 28.173 लॉस बेयर करना, तो मतलब 100 माइनस 28.173, तो मेरे को आपको 100 वापस देना, लेकिन मैंने कहा आपको लॉस बेयर करना 28.173, तो मैं आपको रिफंड करूंगा 71.827। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों केस में 2,000 है। अब सेकंड में देखो 50 रुपए आपने मुझे पे किया, मैं रिफंड करें तो 50 माइनस 28.173, तो ये आ रहा है आपका 21.827। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2000, 43,654,
41.827 मल्टीप्लाई बाय 2000, 143,654। टोटल करो 43,654, ये आ रहा है आपका 1,87,308। ओके, 1,87,308। डन। अब क्या करेंगे बेटा, हो गया, आपने पता है कौन कौन से किसको कितना देना है। अब आप आ जाइए लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। वहां पे आपको नीचे लिखना रहेगा ये यह दो चीज। ओके, लिखे आपने? लिखे नहीं लिखे? ओके, तो यहां पे अब आपको लिखना रहेगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, सॉरी इनका कैपिटल, यहां पे ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 71.827 जो क्या है 1,43,654 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 21 इसको वर्किंग नोट नंबर 3 आ गया था, यहाँ पे 3 मैंने लिखा ना, वहां पे 3, 827 इक्वल्स टू था 43,654। टोटल करो 143,654 प्लस 43,654, 1,87,308। ओके, हो गया, डन। टोटल करो, खत्म। ओके, टोटल कर लीजिए। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं लिख लूँ, आप इसके टोटल इतना लिखे आपने। ओके बेटा, ये हो गया। अब आप दोनों साइड टोटल करो, कितना हो रहा है। ओके, देखो 1,20,000 ओपनिंग था, 58, 100, 3,90,000, 150, तो टोटल आ रहा है आपका 5,68,250। 5,68,250 यहाँ कर भी आना चाहिए, 5,68,250। ओके, आ रहा है ना 5,68,250, 12,942 आएगा ही वो, प्लस 1,800, 2,29,950, 136,250, 1,87,308, 5,68,250। ओके, देन तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, ठीक है, सिमिलर इन नवंबर 2016, फिर नवंबर 2018 में भी, नवंबर 13 प्रैक्टिस ड्रिल में भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, नाउ द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड एज ऑन 31st March 2013 being the date of voluntary winding up is as under. शेयर कैपिटल, ना शेयर कैपिटल पहले ये आपका प्रेफरेंशियस इशू 10% प्रेफरेंशियस ऑफ ₹10 each, 10,000 equity share of ₹10 each fully paid up, 5,000 equity share of ₹10 each, ₹8 per share paid up, 13% डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर। अब इनकम टैक्स अरियर्स असेसमेंट कंक्लूडेड इन February 2013। अब देखो बेटा, समझना है, अब अगर मैं देखूं ये 31 मार्च 2013 का है, अब असेसमेंट कंक्लूडेड इन February 2013 मतलब असेसमेंट होता है, आपने इनकम टैक्स पढ़े हो, पुराने भी केस रहते हैं, फिर वो नोटिस आता है, फिर असेसमेंट चलता है, और असेसमेंट कंक्लूडेड मतलब February 2013 में ये दिस इज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 12 महीने के अंदर ही ड्यू हुआ ना, भले ही वो पुराना भी होगा, लेकिन अभी असेसमेंट कंक्लूड कब हुआ, February 13 में, तो अभी वो ड्यू हुआ, तो ये अभी का है, कितना है आपका 25,000 रुपए का। तो यू नो इनकम टैक्स इट इज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो कंक्लूडेड February मतलब अभी हुआ है, 12 महीने के अंदर है,
ठीक है, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। डू रिमेंबर दिस टैक्स जो 12 मंथ्स के अंदर जो ड्यू और पेबल हुआ, तो ड्यू अभी कंक्लूडेड अभी हुआ है बेटा। ओके, नाउ एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, जैसे ये पीएनएल, ये सब क्या होता है कि ये बेसिकली राइट ऑफ करते हैं। यू विल सी इन अमलगमेशन चैप्टर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर इश्यू, ये सब तो आपके डेबिट फिक्टिशियस एसेट मान ली कि यू हैव टू राइट इट ऑफ। जब आप अमलगमेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का जो शेयर होल्डर अकाउंट बनाता है उसके अगेंस्ट में सारी चीजें आप कैंसिल करते हो, राइट ऑफ करते जाते हो। लेकिन अभी हमको वो सब नहीं करना, हमको ये देखना आया कितना गया कितना, दैट्स इट। ओके, अब उसके आगे ये इंटरेस्टिंग पैरा, और इंस्टीट्यूट इसको बहुत बार पूछ रही है क्वेश्चन को बार बार, और ये अच्छा क्वेश्चन भी देखो। अब ये अच्छे से एक पॉइंट पढ़ना है हमको। नाउ मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, ये जो मॉर्गेज लोन है ना, ये किसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। सो मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, डिबेंचर were secured by floating charge on all asset. The company was unable to meet the payment and therefore the debenture holder appointed a receiver for the debenture holder. अभी मेरी बात समझने क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में देखो, अभी आखिरी भी मैं पढ़ूंगी, मैं सारी चीज पढ़ूंगा, लेकिन बोलते प्रिपेयर द अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय द रिसीवर एंड लिक्विडेटर। अभी तक आपने लिक्विडेटर ही देखे थे, अभी क्या हुआ, हमने दो लोग को अपॉइंट करे, एक रिसीवर को और एक बेटा लिक्विडेटर को। तो आप कंपनीज एक्ट में शायद पढ़े होंगे या फाइनल में पढ़ोगे, मुझे नहीं पता अभी लॉ में कितना आप लोग का इंटर लेवल पे। अभी रिसीवर कौन होता है? जो रिसीवर होता है ना, तो रिसीवर की जिम्मेदारी होती है कि डिबेंचर होल्डर की, वो डिबेंचर होल्डर ने अपॉइंट करे, तो इसकी जिम्मेदारी कि डिबेंचर होल्डर तक की मैं पेमेंट मैं संभालू, आगे का लिक्विडेटर संभालेगा। तो क्वेश्चन को समझना अच्छे से। तो डिबेंचर होल्डर तक मतलब वो सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर उसके ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना, वो रेम्यूनरेशन पार्ट वाला रिसीवर संभालेगा बेटा। उसके बाद जो भी डिबेंचर होल्डर के पास फंड बचेगा वो किसको ट्रांसफर कर देगा? लिक्विडेटर को, फिर वो लिक्विडेटर आगे की पेमेंट संभालेगा। मतलब आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका ये नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी लिक्विडेटर स्टेटमेंट है, दो पार्ट में बढ़ गया। एक बोलेंगे हम रिसीवर स्टेटमेंट और एक बोलेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट। तो रिसीवर स्टेटमेंट देयरफॉर द डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर। अब ऐसा तो नहीं कोई चीज बेच के सीधा, दो अलग अलग लोग हैं बेटा, ये एक अलग है और ये एक अलग है। इसकी जिम्मेदारी डिबेंचर होल्डर तक के पेमेंट करेंगे, बाकी फिर कैश बच गया तो उसको दे देगा, आगे का वो पे करेगा। तो ये दो लोग हैं, तो इसमें दो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको बनाने, एक रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ, बहुत सिमिलर रिसिप्ट एंड पेमेंट ही रहेगा। तो इसकी जिम्मेदारी डिबेंचर होल्डर तक, आगे का पैसा इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर आगे का करेगा। तो एक स्टेटमेंट जो हम बनाते थे अभी तक दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। ही ब्रॉट द, ही मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिसीवर। तो रिसीवर ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज रुपीज 1,60,000। अब उसने लैंड एंड बिल्डिंग लाया और ऑक्शन में बेचा 1,60,000 रुपए में, ठीक है। ही ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 2,36,000 एंड रियलाइज रुपीज 2 लाख। अब ना पढ़ना और मीनिंग निकालना आना चाहिए बेटा। अब मैंने कहा ये देखो यहाँ पे कितनी एसेट है भी, एसेट किधर, ये इसके बारे में बात कर रहा है, दो ही तो एसेट है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग तो उसने बेचा 1,30,000 की, कुछ 1,26 क्या लिखा हुआ है वहां पे, 1,60,000 सॉरी 1,60,000 में। तो 1,30,000 की उसने 1,60,000 में बेचा, ठीक है उतना उसके पास है। क्या ये सन्ड्री करंट एसेट की भी जिम्मेदारी उसकी कि नहीं? उसने बोला, इसको समझ लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो सन्ड्री करंट एसेट है, करंट एसेट जो है, अब इसमें क्या बोला उसने बेटा, यहाँ पे इसका क्या हुआ टोटल, ये थी 4,36,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4,36,000। इसमें से रिसीवर ने कुछ जिम्मेदारी ली और लिक्विडेटर ने कुछ। तो कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो पढ़ना आना चाहिए। ही ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 2,30,000, मतलब इसमें से 2,36,000 की जिम्मेदारी इसकी कि मैं कलेक्शन करूंगा, और 2,36 में से उसने 2,36,000 कितना है, रियलाइज रुपीज 2 लाख, इसने 2 लाख रियलाइज करा। लेकिन मैं अगर देखूं तो मेरा सन्ड्री करंट एसेट 4,36,000 है, उसमें से 2,36,000 की पेमेंट जिम्मेदारी कलेक्शन की किसने लिया? रिसीवर ने, और इसने 2 लाख रियलाइज करा, तो उसको 2 लाख उसके इसमें रिसिप्ट हुआ।
अब लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा भाई 2,36,000 में तो 236 की इसने चार्ज लिया, उसने जिम्मेदारी लिया और इतना रियलाइज करा। तो 436 में तो 236 इसने जिम्मेदारी लिया, तो बचा कितना 436 माइनस 2 लाख बचा। अभी 2 लाख की जिम्मेदारी इसकी। अब इसके बारे में भी कुछ बताया कि क्योंकि 2 लाख तो सन्ड्री एसेट की वैल्यू जो इसने जिम्मेदारी लिया, अब मिले कितने उसमें से, तो आगे हमने पढ़े द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कोई और सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, मैं इस पे आऊंगा वापस जब भी इसके बारे में बोलेगा। द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग ए डिमांड द डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर। अभी ये सेंटेंस जो है आपका यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना था बेटा, कि बैंक ओवरड्राफ्ट था वो सिक्योरिटी था, पर्सनल गारंटी डायरेक्टर ने दिए होंगे, कंपनी तो नहीं दी ना। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट की गारंटी डायरेक्टर ने दी थी, वो फिर रेस करे डिमांड बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो डायरेक्टर ने पे करे। अरे भाई घुमाने बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ने पे किया तो हमको डायरेक्टर को पे करना है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट की गारंटी डायरेक्टर ने दिए थे तो उसने रेस का, तो डायरेक्टर ने पे किया तो हमको डायरेक्टर को पे करना, पे तो हमको करना ही है ना बेटा, ठीक है। अब कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर वेयर ₹1,950, रिसीवर ने कॉस्ट इनकर्ड किया, इसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद एंड बाय द लिक्विडेटर ने 3,000 खर्चा किया ना, लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो रिसीवर एक्सपेंस लिक्विडेशन एक्सपेंस अलग अलग दिए। द रिसीवर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। देखो रिसीवर कितना महान, बोले मेरे को कोई रेम्यूनरेशन नहीं, कोई रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, बट द लिक्विडेटर वाज टू रिसीव 2%, उसने बोला मैं तो लूंगा 2% फी ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज बाय। मैं कहता हूं ना, पढ़ना और उसका मीनिंग निकालना खेल है। तो 2% फीस कौन पे, रेम्यूनरेशन कौन चार्ज कर रहा है, लिक्विडेटर बेटा। लिक्विडेटर चार्ज कर ऑफ द वैल्यू रियलाइज्ड बाय, मतलब जो उसने बेचा, जो उसने रियलाइज किया। तो ये 236 इसने रियलाइज तो 2 लाख किया था ये, अब इसने क्या करा, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिसीवर नहीं बेचा, तो इसने 2 लाख की जिम्मेदारी लिया, लेकिन बेचा कितने में बताया क्या, प्रेफरेंशियल हैज नॉट पेड डिविडेंड फॉर आफ्टर 31 मार्च 2011 के बाद नहीं पे करा। 2011 तो ये 2013 है, 2 साल हो गए ना, मार्च 11 के बाद मार्च 12 मार्च 13, 2 साल से उसका डिविडेंड नहीं पे किया, वो अपन दे देंगे, ठीक है। एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट ईयर वाज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को 1 साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो भी हम दे देंगे उसको। रेस्ट ऑफ द एसेट वेयर रियलाइज एट ₹1,50,000। रेस्ट ऑफ द एसेट मतलब 2 ही तो एसेट, ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग ये तो वो भाई साहब ने बेचे, सन्ड्री करंट एसेट में भी इतना हिस्सा इन्होंने बेचे, इतने में बचा हुआ इतना हिस्सा इन्होंने बेचे, कितने बेचे 1,50,000, तो यहाँ पे इसने दिया 1,50,000। तो ये रिसीवर तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं ले रहा, ये जो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ले रहा है वो कितने पे लेगा, सिर्फ 1,50,000 पे, कितने पे लेगा 1,50,000 पे 2%, ओके। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपने को 2 पार्ट में बनाना है क्वेश्चन बहुत सिंपल, सिर्फ हमको क्या करना है 2 पार्ट में इसको बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करें, हेडिंग दो, रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2013। इसको ड्रॉ करेंगे अब 10 लाइन का। ओके अब यहां पे आप लिखेंगे 2 ड्रॉ किया आपने, ओके इसको अराउंड 10 लाइंस का, क्योंकि इसके आगे का वो डिबेंचर होल्डर तक ही पे करा, उसके आगे का फिर लिक्विडेटर जिम्मेदारी संभालेगा, ओके। शुरू करें, लिखो आप 2 ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस का कुछ कैश और बैंक कुछ दिया नहीं है। टू एसेट रियलाइज्ड, टू एसेट रियलाइज्ड कितनी थी वो, एक है आपकी प्लेज्ड एसेट,
ठीक है, वो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा 1,60,000 में, माइनस वो मॉर्टगेज लोन था, मॉर्टगेज लोन आपका 70,000 का था। देखो आप वहां पे ये 1,60,000 में बेचा, मॉर्टगेज लोन कितने का था आपका 70,000। अब उसने ये नहीं बोला कि मॉर्टगेज लोन पे कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था नहीं था, रहता तो बैलेंस शीट में दिखता पेएबल, ऐसा कुछ बोला नहीं कि या जैसे डिबेंचर होल्डर में बोला उसने अलग से कि पे करना है, वो पहले अकाउंट नहीं हुआ इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, तो हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे, कुछ बोला नहीं है तो नहीं देना है। सो 1,60,000 माइनस 70,000, 90,000, ठीक है। अब उसके बाद अदर एसेट भी इसने कुछ रियलाइज करा है ना, अदर एसेट। अभी अदर एसेट इसने 2 लाख ये लिया था, 236 की जिम्मेदारी ली थी, बेचा कितने में, रियलाइज कितना किया, 2 लाख, 2 लाख। ओके, सबसे पहले नंबर किसका आता है पेमेंट का, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए वो। उसके बाद लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन, वो हम लिक्विडिटर स्टेटमेंट में बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, वो भी जो लिक्विडिटर ने खर्च किया वो लिक्विडिटर स्टेटमेंट में आएगा। इसने कुछ खर्च किया ना, लेकिन यस, रिसीवर एक्सपेंसेस, रिसीवर एक्सपेंस बताया यहाँ पे कितना है बेटा 1,009, इसमें ना थोड़ा पैरा दिया, वहां से एक एक ढूंढ के निकालना, 1,950। उसके बाद बाय, उसके बाद क्या आता है फिर आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो इनकम टैक्स का था, कितना था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 25,000। इनकम टैक्स 25,000, ओके। अब उसके बाद आता है डिबेंचर होल्डर का नंबर, डिबेंचर होल्डर, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट, उसको कैपिटल, नॉट दिस नॉट शेयर कैपिटल, डिबेंचर का जो कैपिटल का अमाउंट है वो कितना है बेटा, वो है आपका 1,50,000, 1,50,000। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि उसका 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू, देखो ये पढ़ो, इंटरेस्ट फॉर द 1 महीना नहीं 1 साल, इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर वाज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर, तो इसका इंटरेस्ट लिखो यहाँ पे। सो 1,50,000 का कितने परसेंट डिबेंचर होल्डर, 13%, 13% 1 साल का, 1 ईयर, यार 19,000, सॉरी लास्ट 1 ईयर मैंने गलती से पढ़ा बेटा, दिस इज इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर है, हाफ ईयर मतलब बेटा 6 मंथ्स, बाय मिस्टेक मैंने उसको 1 ईयर पढ़ लिया, ठीक है। तो 6 मंथ का कैलकुलेट करो, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 13% फॉर 6 मंथ, 9,750, 1,50,000 प्लस 9,750, इसका 1,59,750 फॉर द लास्ट 1 ईयर, दिस हाफ ईयर, नॉट 1 ईयर, बाय मिस्टेक मैंने 1 ईयर पढ़ लिया था जब, दिस हाफ ईयर, ओके, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ। अब पैसा बच गया तो आगे की पेमेंट का बोले भाई जिम्मेदारी अब लिक्विडेटर की, डिबेंचर होल्डर को आपने दे दिए, बस 90,000, 2 लाख, 2,90,000, 2,90,000 टोटल आएगा, उसमें से बैलेंस 1,950 माइनस 25,000 माइनस 159,750, दैट्स 1,03,300, ओके। तो ये पैसा बच गया, by transferred to liquidator's statement of account, ओके, बैलेंसिंग फिगर थी आपकी 1,03,300, 1,03,300, ओके।
तो ये जाएगा लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब अपने को आगे का इसका जो है वो लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है यहाँ पे। ओके, अब लिखो आप आगे, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2013। इसको भी ड्रॉ करो आप 10-12 लाइन का। रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ओके ओके, अब आप इसको आप 10-12 लाइन का बेटा ड्रॉ करो। ओके, लिखो अब, टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर से अपने को पैसे मिला, कितना मिला, 1,03,300। अब इसने क्या कोई एसेट बेचा था क्या? हाँ, इसने एसेट रियलाइज किया था ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग तो उसी ने बेचा। अदर करंट एसेट में इसने ये बेचा, इसका 2 लाख का 1,50,000 रियलाइज हुआ था। ओके, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पे कर तो ऑलरेडी पे कर चुके। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद कौन आता है बेटा? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आपका आएगा, क्योंकि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वहां पे आपने नहीं बताया था, लिक्विडेटर कहीं पे बताना है। सो बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ओके, 1 लाख इसके ऊपर बोला, जो एसेट रियलाइज नहीं किया, 1,50,000 का 2% बोला, 3,000। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में हमें, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कितना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हमको? क्वेश्चन में दिया है, जो लिक्विडेटर ने खर्च किया 3,000 दिया है वो भी। ओके, अमाउंट दिया हुआ है वहां पे। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो ऑलरेडी हो गए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे दिए। उसके बाद डिबेंचर होल्डर, वो ऑलरेडी हो गए। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपने को देखना पड़ेगा कितने बेटा। सो बैलेंस शीट में गए अपन, वहां पे अपन ने देखे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है यहाँ पे बेटा आपका, ये है ट्रेड क्रेडिटर एक है, ये तो आपका मॉर्गेज लोन हो गया सिक्योर्ड था, ट्रेड क्रेडिटर है, और ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 2 है, 30 एंड 38,000। ओके, अब इसके बारे में कुछ बोला नहीं कि कम कीमत पे देना है ऑल। पिछले क्वेश्चन में देखे हमने डिस्काउंट कुछ कम कीमत पे दे रहे थे, कुछ बोला नहीं, तो जो फेस वैल्यू 30,000 और 30 उतने में हमको देना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 30,000 और ये 38,000, 68,000 इट विल कम। फिर अनसिक्योर्ड के बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया नहीं गया, वहां पे लिखा हुआ है बेटा, कब से नहीं दिया वो पढ़ना पड़ेगा। ये दिखा 31 मार्च 2011 से नहीं दिया। अभी अब 31 मार्च 2013 की बात करें भी, मतलब 2 साल हो गए, तो 2 साल से नहीं दिया। ठीक है, तो कैपिटल उसका कितना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल देखो, वो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वहां पे 1,50,000। ठीक है भाई, 1,50,000 है। डिविडेंड 1,50,000 का 10% वहां पे लिखा है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब डिविडेंड कितना बेटा 10%, मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर, देखो कितना 30,000 आएगा ना।
अब रुको, आउटर कॉलम पे लिखना मत बेटा। अब इसकी टोटल कर लो रिसिप्ट साइड की, 1,03,300 प्लस 1,50,000 -3,000 -3,000 -68,000। तो बच कितना रहा आपके पास कैश? 1,79,300। इतना कैश बचा है बेटा। पेमेंट कितनी करना है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को? 1,80,000। तो उतनी कैश अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो जो अब अपने को पेमेंट करना है 1,80,000 कैश अवेलेबल है 1,79,300, मतलब 700 रुपए कम जा रहा है देने के लिए। हाँ, तो 700 रुपए बेटा अपन किससे मंगाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर से। तो लॉस पर शेयर में अभी क्या आएगा? उनको जो पैसा, उनका जो है कैपिटल, वो तो उनका है ही, उनका तो लॉस है ही। उसके बाद इसको जो यहाँ पे 700 रुपए कम देने के लिए जा रहा है, वो भी यहाँ पर अपने पास वो हम इक्विटी शेयर होल्डर से ही बुलाएंगे। तो लॉस पर शेयर अभी अपने को पहले निकालेंगे, फिर पैसा उनसे बुलाएंगे और फिर इनको देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। इसके बाद स्पेस रखो 4-5 लाइन का बस, फिर उसके बाद वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर इक्विटी शेयर, लॉस पर इक्विटी शेयर। अब समझना इसको, टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल, ये तो उनका एक नुकसान है ही, प्लस टोटल अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस कैश अवेलेबल डिवाइडेड बाय, कौन बेयर करेंगे? इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अभी हुआ क्या यहाँ पे देखो, टोटल पेड अप कैपिटल इक्विटी का कितना है आपका? ये 1 लाख और ये 40,000, तो 1,40,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना अपने को? 1,50 और 30, 1,80,000। कैश कितनी अवेलेबल? 179,300। तो जो कम जा रहा है 700 रुपए, वो भी अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 10,000 और 5,000 थे शायद। ये 10,000 और ये 5,000, 15,000। सो लॉस पर शेयर क्या आ गया भाई? $9.38 पर शेयर, 9.38 रुपीज 9.38 पर शेयर। एक शेयर पे कितना लॉस पर शेयर? यू कैन से लॉस पर शेयर, एक शेयर पे इतने का नुकसान है। सेकेंड, टेबल ऑफ कॉल और रिफंड, आठ टेबल बनाना है आपको, सॉरी 8 एक कॉलम बनाना है। टाइप फेस वैल्यू, पेड अप, लॉस, कॉल, रिफंड, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल। ओके, ड्रॉ करिए। ओके, ड्रॉ करो, आप लोग के लिए रुका हुआ।
लिखिए ड्रॉ। चलिए, दो कैटेगरी थी ए बी, अपन नाम दे दे उसको ए बी। उसका फेस वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 10 रुपए, 10 रुपए पेड अप 8 था इसका, ठीक है। 10 पेड अप इसका फुल्ली पेड अप था ये। लॉस कितना है बेटा? 9.38, 9.38। अब देखो इसमें कॉलर रिफंड है, थोड़ा ध्यान देना। 10 रुपए आपने मेरे को पे करे सपोज, उसमें से 9.38 मैं आपको एडजस्ट करा, तो 10 माइनस 9.38 लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो बचा कितना? 0.62, वो मैं आपको रिफंड करूंगा। अब 8 पे करे, उसमें से माइनस 9.38 वो कर, तो आपको ज्यादा लॉस है, आपने पे कम किया, आपको लॉस बेयर ज्यादा करना, तो मैं आपसे मांगूंगा दैट इज 1.38। यहाँ पे शेयर्स थे आपके 10,000, यहाँ पे शेयर्स थे 5,000, तो थोड़ा अच्छे से समझना बेटा। अब देखो यहाँ पे 0.62 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इट विल कम 6,200। अब यहाँ पे 1.38 मल्टीप्लाई बाय 5,000, दैट्स कम 6,900। तो ये क्या है आपका बेटा? रिफंड है, ठीक है। ये क्या है आपका? कॉल है। तो टोटल मत कर देना जोश जोश में, एक रिफंड है और एक कॉल है, तो उसका नेट इफेक्ट बताओ मेरे को कितना आ रहा है? नेट बोलो। 700 रुपए नेट वो रहेगा। तो एक रिफंड और एक कॉल, ये चीज ध्यान रखना। कॉल कितना है आपका? 6,900, रिफंड 6,200, वो 700 बचेंगे। तो याद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देने कितना कम जा रहा था देने के लिए? 700 रुपए। ओके, अब आप जाइए वहीं पे लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बस ये चीज वहां पे लिखना है अब अपने को। ओके, पहले कॉल 6,900 का है, ठीक है। अब आप जाओ यहाँ पे लिखो टू कॉल 5,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 1.38, इनसे बुलाया अपन ने 6,900। अब आ गए अपने पास पैसे, तो इनको दे दो 1,80,000, कोई फिक्र की बात नहीं है। बाय इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 0.62, 6,200, ये टैली हो जाएगा। सो 1,03,300 प्लस 1,50,000 प्लस 6,900, दैट्स कम 2,60,200। 3,000 प्लस 3,000 प्लस 68,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6,200, दैट्स कम 2,60,200। ओके, डन। तो ऐसा आपको ना प्रैक्टिस ड्रिल में भी दिया है क्वेश्चन। सब प्रैक्टिस ड्रिल के सारे क्वेश्चंस करना है। एक बार आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया करो, फिर प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन करा करो नेक्स्ट सेशन देखने, मतलब न्यू चैप्टर शुरू होने के पहले। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट पॉइंट। आपको याद है सर? क्या क्या याद है? क्या याद दिलाता हूँ ना अभी मैं याद आपको, क्या है, बहुत मुझे स्लाइड पीछे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं लाता हूँ ढूंढ के। हाँ, जब हमने चैप्टर शुरू किए थे मैंने बोल था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सीखना है, वो हमने सीखे। फिर डेफिशिएंसी अकाउंट सिखाया क्या वो, अभी लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट पे इतने क्वेश्चंस आपको कराए। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक में कमीशन कराया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कराया था। याद है मैंने कहा था लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज करके कंसेप्ट हमको बात कर रहे हैं, बस उस पर हमको अभी क्वेश्चन करना है। अभी मैं आपको लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज होता क्या है वो समझाऊंगा, कंसेप्ट क्या है, कंपनीज एक्ट उसके बारे में क्या कहता है, उस पर हमको क्वेश्चन करना रहेगा। ओके ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट और इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बहुत बार पूछता है इंस्टीट्यूट इसको, बार बार इंस्टीट्यूट इसको पूछते रहता है, तब आप समझना मेरी बात, कंसेप्ट समझना। कंपनीज एक्ट क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, और बस जो हम कंपनीज एक्ट कहता है वो हम ध्यान में रखेंगे, प्रोविजंस उसके हिसाब से फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये हमारे शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। भाई ये शेयर होल्डर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, लेकिन हुआ क्या, इनके फेस वैल्यू थी, इनके जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू थी कितनी, 10 रुपए। कितनी थी बेटा? 10 रुपए। तो चलो मैं 100 रुपए ले लेता, 100 रुपए रहती,
लेकिन इन्होंने पेड अप अभी तक ये शेयर पे मात्र 60 रुपए करेंगे, तो बचे कितने? अनपेड अप कितना हुआ? अनपेड अप हुआ मेरा 40 रुपए। तो मैं इनसे और कितने रुपए ले सकता हूं? आप बताओ। मैं इनसे, चलो डेट ऑफ वाइंडिंग अप अगर मैं कहता हूं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और ये डेट ऑफ वाइंडिंग अप है मेरी डेट, अच्छा अनपेड अप ये अमाउंट यहां पे, सॉरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये डेट ऑफ वाइंडिंग अप यहां पे उस तारीख को मेरे डेट ऑफ वाइंडिंग अप, मैं एक डेट ले लेता हूं जिस तारीख को कंपनी बंद, डेट ऑफ वाइंडिंग अप तय करी गई, कौन सी डेट है? एक डेट ले लेता हूं मैं उसको 31 दिसंबर 2020, सपोज दिस इज अ डेट ऑफ वाइंडिंग अप 31 दिसंबर 2020। फेस वैल्यू थी 100 रुपए, पेड अप ये भाई साहब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने करे 60 रुपए अभी तक हुआ उस शेयर पे, अनपेड अप है 40। मैं इन भाई साहब से मैक्सिमम कितना बुला सकता हूं? मैं इनसे मैक्सिमम बुला सकता हूं 40 रुपए अनपेड अप अमाउंट, उससे ज्यादा कंपनीज एक्ट में अलाउ नहीं है बुलाना उनसे। वाइंडिंग अप के वक्त मैक्सिमम उसकी लायबिलिटी कितनी कंपनी वाइंड अप होती है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या थी बेटा? 100 रुपए, दिया कितना उसने? 60। अभी मैं उससे कितने बुला सकता हूँ? मैक्सिमम वाइंडिंग अप के 40 रुपए उससे बुला सकता हूँ। मैंने बोला लाओ 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 40 रुपए मुझको दो, तो वो तो बड़ा डेंजर आदमी था, उसने मेरे को गन वन दिखा दिया। अब उसने गन दिखाया, अभी गन बनाना मुझे आएगा नहीं, एनीवेज उसने मेरे को गन दिखाया और बोले नहीं देता, मैं नहीं देता, और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मुझे दे नहीं रहा। मैंने बोला भाई डेट ऑफ वाइंडिंग अप कितनी है? 31 दिसंबर 2020। इसके एक साल पहले तक, मतलब यहां पे डेट लिखता हूं 1 जनवरी 2020, यहां तक 1 जनवरी 2020 यहां पे डेट लेता हूं, फिर और एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे रिलेटेड। 1 जनवरी 2020 ये मेरा एक साल यहां से, तो ये एक साल मतलब मैं तो भाई आज वाइंडिंग अप की तारीख कौन सी है? वाइंडिंग अप की तारीख मेरी है 31 दिसंबर 2020। मैं तो गया वो भाई साहब के पास, मैंने बोला दे दो दे दो दे दो, पैसा दे दो, मैक्सिमम 40 बुला सकता हूं, दे दो। रिफ्यूज कर रहा है मेरे को देने को, डिनाई कर रहा है, मना कर दिया। मैं बोला ठीक है भाई, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़े। मैंने बोला कंपनीज एक्ट हमको ये हक देता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक सेकेंडरी मार्केट, एक आप होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, एक बार इशू कर दी तो जो शेयर होल्डर रहते फिर वो मार्केट में, स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते रहते। तो भाई आपने भी तो अगर सपोज कंपनी से लिए तो बात अलग है, लेकिन आपने अगर किसी और से शेयर्स खरीदे, मैं कहता हूं इन्होंने इनसे खरीदे, ठीक है, इनका थोड़ा सा चेहरा अलग बनाते, इनसे खरीदे, ठीक है, ये इनसे खरीदे। अब इनसे जब खरीदे तो मैंने बोला भाई साहब मैंने तो, कंपनी ने इनको दी थी, इन्होंने उसको बेच दी, कौन सी तारीख की बात है? मैंने बोला बस ये फाइनेंशियल ईयर जो आपको ये सपोज कैलेंडर ईयर ही फॉलो करते 2020 की बात है। इस महाशय ने उनको बेचे, इसका नाम रख देता, इसका नाम कोई सपोज यहाँ पे XYZ नाम है, उसने उसको बेचा। मैं बोला, उसने रिफ्यूज किया। मैंने बोला तुमने खरीदे कैसे? इससे खरीदे, इसके पास है। मतलब तुमको पता है वो मना कर रहा है, तो बोला मैं क्या करूं, मैंने तो उसको बेच दिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं अब उससे। मैंने बोला देखो उस पे 100 रुपए का शेयर था, 60 ही पेड अप है और आपने उसको ट्रांसफर कर दिए थे, 40 रुपए अभी तक उस पे पे नहीं करे, फिर आपने 60 फिर आपने करे कि उसने करे, उससे मेरे को मतलब नहीं, 40 अभी तक उस पे पेड अनपेड अप है। मैंने बोला 40 मंगा रहा हूं, दे रहा नहीं, आप दो मेरे को। तो बोलता मैं क्यों दूं, मैंने तो उसको बेच दिया हूं, मैं क्यों दूं, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। मैंने बोला कंपनीज एक्ट पढ़ते नहीं हो, आपको कहते हैं कंपनीज एक्ट लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, क्या कहते हैं इन्हें? लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो क्या मैं इनसे पैसा ले सकता हूं क्या? हाँ ले सकते हो, अगर, मेरी बातें ध्यान से सुना, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिनाई करता है पैसा देने, तो मैं जो जिससे उसने उसके पास जाके उससे ले सकता हूं। इन्हें कहते हैं लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर, इनसे लिख दो। मैक्सिमम इनसे कितना? जो अनपेड अप अमाउंट है, वो अनपेड अप अमाउंट मैं मैक्सिमम इनसे ले सकता हूं। लेकिन कौन से, कितने साल? अब भाई उसने अगर 4 साल पहले खरीदा था, ऐसा तो नहीं ना, तो मैक्सिमम जो आप पिछला डेट ऑफ वाइंडिंग अप कितनी बेटा? 31 दिसंबर 2020, अभी 1 जनवरी 2020, एक साल, ये 1 ईयर के, ये एक साल के दौरान, एक साल के दौरान जो भी इसने, जिसने भी बेचा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल, एक साल के दौरान अगर बेचे तो ये आप रिस्पॉन्सिबल। सपोज अगर ये एक और था यहां पे हीरो, इसने भी बेचा था, लेकिन इसने बेचा था
1 अक्टूबर 2019 को। व्हाट इज द डेट ऑफ वाइंडिंग अप? तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज 31 दिसंबर। उसके एक साल पहले तक अगर आपने बेचे तो ये आपके पास आएंगे। वो भी हम कब आएंगे? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने डिनाई किया। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने डिनाई किया तो ही मैं आपके पास आऊंगा। और आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना बोला सकता हूं? अनपेड अप कितना? 40 रुपए आपसे ले सकता हूं मैक्सिमम। लेकिन ये जो था पिछले साल वाला, इसने भी बेचा था, इसने पिछले साल बेचा था। ये बोला भैया अपन तो बच गए, इसको एप्लीक इसको नहीं, यहां पर रहेगा, इसको है, इस यहां पर इसको देना पड़ेगा, इसको नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 साल से पहले हो गया। तो 1 साल तक अगर आपने बेचे हो और वाइंडिंग अप आती है तो ही आप इसको ले सकते हो, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने डिनाई किया तो। ठीक है, दिस इज लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर, इस कंसेप्ट। लेकिन कुछ चीजें ख्याल रखना। पहला पॉइंट, ये आपकी सारी थ्योरी आपके नोट्स में लिखी, मगर मेरी बात सुनिए। पहला पॉइंट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने डिनाई किया तो ही मैं इसके पास जाऊंगा। मैक्सिमम कितना? अनपेड अप। कितना बेटा? अनपेड अप अमाउंट मैक्सिमम उतना बुला सकता हूं। और 1 साल के अंदर, उसके पहले अगर ट्रांसफर हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। अगर इसने इसके पहले उसको ट्रांसफर किया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो ख्याल रखना है आपको, क्या ये सारी लाइबिलिटीज के लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं बेटा। जिस तारीख को इसने बेचा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज इसने बेचा, ये साल शुरू हुआ, डेट ऑफ वाइंडिंग अप, इसने सपोज बेचा यहां पे 1 मार्च 2020 को सेल किया था। उस तारीख को आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, उस तारीख को आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से सपोज 20,000। ठीक है बेटा। अब सपोज जिस तारीख को वाइंडिंग अप हो रहा है, उस तारीख को आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर थे 25,000। 25। तो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर अगर 25,000 थे, तो क्या ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर सारे के सारे 25,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज नो। जिस तारीख को उसने ट्रांसफर किया, उस तारीख को जितने क्रेडिटर्स है, जिस तारीख को, वही लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। तो ये सिर्फ 20,000 के लिए जिम्मेदार है, वो 25,000 के लिए नहीं। तो ये अच्छा 20 से बढ़ के 25 हुई ना, तो 5 से बड़ी, तो वो 5,000 के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये सिर्फ कितने हजार के लिए जिम्मेदार है? 20,000 के लिए, 20,000 क्रेडिटर के लिए। लेकिन अगर मैं इससे पैसा बुलाओ भी, तो मैं 20,000 रुपए बुला रहा हूं क्योंकि ये शेयर होल्डर था, इससे 20,000 मैं बुला सकता हूं। लेकिन दिस अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन द अनपेड अप अमाउंट। अनपेड अप वो तो पर शेयर 40 रुपए। सब उसको मल्टी, इसके पास शेयर थे सपोज 3,000, तो 3,000 या इजी फिगर लेता हूं मैं, इसके पास शेयर थे 1,000 थे। फिर आप वहां पे गड़बड़ करोगे, फिर बोलेंगे ऐसी फिगर लेते, फिर आसानी से समझेगा। 30 रुपीज अनपेड अप पर शेयर, इसके पास है 1,000 शेयर, मतलब 1,000 शेयर, एक शेयर पे 30 रुपए, कितना होता? 30,000। तो इससे 30,000 बुला सकता हूं, लेकिन क्रेडिटर ये जिम्मेदार 20,000 के लिए, तो इससे 20,000 ही बुला सकते हो। तो अब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा कैसे करना है आपको। तो 20,000 बेटा आउटस्टैंडिंग था, तो इससे 20,000 बुला सकता हूं, बट दिस अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन द अनपेड अप अमाउंट। हाउ मच अनपेड? सपोज इसके पास 1,000 शेयर, 1,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 30, दैट्स कम 30,000। तो ये जो 20,000 है, 30,000 से ज्यादा जो इससे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर के लिए जो जिम्मेदार है बेटा, वो अमाउंट से ज्यादा, टोटल अनपेड अप अमाउंट से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें और अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन कुछ चीजें क्वेश्चन के पहले समझ लो। पहला, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने डिनाई करना चाहिए, तो मैं प्रीवियस ओनर के पास जा रहा हूं। ये ट्रांसफर 1 साल के अंदर ही होना चाहिए। दूसरा, और 1 साल के पहले हुआ तो फिर ये जिम्मेदार नहीं रहेगा, भूल जाओ उसको। फिर ये किस चीज के लिए? मैक्सिमम अनपेड अप अमाउंट के लिए। तो जब आप उससे पैसा बुलाओगे, वो अनपेड अप अमाउंट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और उस तारीख को जो क्रेडिटर है आपके, उसी के लिए वो जिम्मेदार है, दूसरे के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो अब इसको सिस्टमैटिक क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन में आप देखेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट बी। तो ये लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर, जिनके नाम रहते हैं लीस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटर इधर रहते, उन्हें मना कर तो इनके पास जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, देखो आपको ना प्रैक्टिस ड्रिल में भी क्वेश्चन दिया हो मैंने, देखो कितने बार सिमिलर इन आरटीपी नवंबर 18, नवंबर 11, मई 17, मई 18, कितने बार ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती, आपके अटेम्प्ट में पूछ सकती है। ठीक है, चलो देखो, मेसर्स एबीसी लिमिटेड हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन ऑन 25th of June 2011। देखो ये जब पहले क्या, इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस यू कैन ड्रॉ दिस।
लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो मैं एक्सप्लेन जो करता हूँ, सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई रहती है। तो वो सब चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि अभी आई डोंट वांट टू से, लेकिन आप यू आर एट इंटर लेवल, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट बोला, आपको थ्योरी सारी नोट्स में लिखी हुई है, तो वो आप पढ़ना चाहिए, लेकिन आप एक बार तो उसको पूरी थ्योरी आपने पढ़ना ही चाहिए बेटा। लेकिन सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे ज्यादा चीज एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ मेसर्स एबीसी लिमिटेड हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन ऑन 25th of June 2011। में कब लिक्विडेशन के लिए गए अपन? 25 जून 2011 को गए, सॉरी 25 जून 2011। तो भाई 25 जून 2010 इतने में ही ट्रांसफर हुआ होगा तो ही मैं लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ूंगा। यहाँ पे ट्रांसफर हो तो उनको मैं नहीं बोल सकता, यहाँ पे हुआ तो ठीक है, यहाँ पे हुआ तो हम उनसे नहीं बुला सकते, ठीक है। सर्टेन क्रेडिटर्स could not receive payment out of the realization of asset and out of the contributors from list A। तो ये जो existing shareholders थे उन्होंने मना करे। The following are the details of the certain transfer which took place in the year ended 31st March 2011। अब देखो कौन कौन सा, डेट पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे और एक बार ड्रॉ करता हूँ, डेट पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। मैंने कहा कि 25 जून 2011 को लिक्विडेशन हो रहा है, इसका एक साल 25 जून 2010 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, चलता है, जा सकता, यहाँ पे हुआ तो मैं उससे पैसा नहीं ले सकता। अब डेट पे ध्यान रखना। अभी शेयर होल्डर के जो नाम दिए पहले के जो शेयर होल्डर थे PQRST, मतलब पकड़ो पी को, पी के पास वो ना, वो जो कॉलम है दिस नंबर ऑफ शेयर्स, इतने शेयर्स थे, डेट ऑफ सीजिंग टू बी मेंबर, मतलब इस तारीख को उन्होंने शेयर्स बेचे, मेंबर नहीं रहे ये तारीख से, और उस तारीख को कितना क्रेडिटर था उस पर अभी ध्यान मत देना, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। मतलब पी को पकड़ो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं दे रहे, तो ये हमारे प्रीवियस थे लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। इसने बोला सर कि 10/5/2, अच्छा इसको जो अनपेड अप हो तो ही, तो देखो लास्ट सेंटेंस में लिखो ऑल द शेयर्स आर ₹100, ₹8 पर शेयर पेड अप, मतलब 10 में से 8 पेड अप है तो ₹2 अपन उनसे बुला सकते पर शेयर, ठीक है। अब ये भाई साहब ने 4000 शेयर रखे थे, मगर कौन सी तारीख को सीज टू बी मेंबर, मतलब उस तारीख से मेंबर नहीं रहे, मतलब उन्हें बेच दिए शेयर 10 मई 2010। अब बताओ 10 में इसके पहले आ रही ना, आ रही नहीं आ रही, ये तारीख के पहले बेचा था, तो आप तो बच गए, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ट्रांसफर हो तो ये आपको बोल सकते, तो कंपनीज एक्ट ने बोला 1 साल के अंदर, तो ये तो बच गए भाई, ठीक है। तो इनको अपने को बात ही नहीं करना, इनसे मंगा ही नहीं सकते, इनको भूल जाओ। अभी जो शेयर है QRST 27 जुलाई 2010, तो देखो 27 जुलाई कब आ रही बेटा, ये 25 जून 2010 के बाद आ रही 27 जुलाई, हाँ, तो ये लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। R 15 सितंबर यहां बेचे, तो ये भी लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। S 14 दिसंबर, ये भी लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। फिर ये T 9 जुलाई 2011 यहां पे बेचे, ये भी लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। अब आप हमारी बात कुछ ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा, थोड़ा दिमाग एकदम शार्प रखना अपना। अब हुआ क्या, ये पहली तारीख यहां पे मैं बोला 27 जुलाई 2010, ये 27 जुलाई 2010 सपोज ये यहां पे, इस तारीख को क्यू ने अपने शेयर बेचा, मतलब इस तारीख को कौन कौन शेयर होल्डर्स थे, क्यू था, आर था, एस था, टी था, उसके बाद यहां पे क्यू आर एस टी, ये 4 लोग थे, फिर क्यू ने बेच दिया यहां पे, तो ये तारीख को फिर कौन कौन रहे बेटा, आर एस टी, फिर आर ने बेचा तो ये तारीख को कौन रहे, सिर्फ एस और टी, फिर एस ने बेचा तो ये तारीख को कौन रहा, सिर्फ टी, फिर टी ने बेच दिया। तो इस तारीख को जो क्रेडिटर्स थे बेटा, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार थे, QRST, फिर क्यू ने बेच दिया, फिर उसके बाद इस तारीख को जो शेयर्स बिके, इस तारीख को जो क्रेडिटर, तो उसके लिए जिम्मेदार थे RST, जिम्मेदार मतलब उनसे बुला सकते अपन, बुला सकते RST, फिर आर ने बेचा तो इस तारीख को जो क्रेडिटर थे उसके लिए पैसे अपन ST से बुला सकते, फिर एस ने बेच दिया तो इस तारीख को जो क्रेडिटर उसके लिए कौन किसको बुला सकते, टी को। तो जैसे ही आपने बेच दिया, अब देखो इसने यहां पे बेचा, क्यू ने इस तारीख पे बेचा, तो आगे देखो आगे के क्रेडिटर के लिए क्यू जिम्मेदार नहीं रहे। इस तारीख को एस ने आर ने बेचा तो आगे के क्रेडिटर के लिए आर जिम्मेदार नहीं है। इस तारीख को एस ने बेचा तो आगे के शेयर के लिए एस जिम्मेदार नहीं है, समझे। टी ने बेचा तो ये आगे के शेयर के लिए टी भी जिम्मेदार, यहां पर क्रेडिटर के लिए नहीं है। ओके, तो ये कंसेप्ट। अब आगे उसने बोला 10 रुपए का था शेयर था, 8 पेड अप है। अब हमसे पूछता क्या भाई, वो अब यहां दिया है कि उस तारीख को कितने क्रेडिटर्स थे, उसने बताया है यहाँ पे, ठीक है।
अब आगे पूछता है शो द अमाउंट टू बी रियलाइज फॉर द पर्सन लिस्टेड अबव, इग्नोर रेम्यूनरेशन टू लिक्विड एंड अदर एक्सपेंस। ठीक है, अब आप इतना बताओ कि कितना आपको वो क्रिएटर से बुलाने का है, सॉरी नॉट क्रिएटर, लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर से आप कितना बुला सकते, इग्नोर रेम्यूनरेशन टू लिक्विड एंड अदर एक्सपेंस। ठीक है, ऑब्वियसली उसको इग्नोर ही करेंगे, सब चीजें अपने को दी हुई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आप लिखो यहाँ पे, अब ना थोड़ा सा टेबल मैं जो बनाऊंगा थोड़ा सा पहले आप ना समझ लेना, फिर वीडियो पॉज करके ड्रॉ करना, पहले समझ लेना बेटा। मैं यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए मैंने लिखा, पहले समझ लेना, आप मत अभी लिखना। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम कॉल टू बी मेड, अभी लिखना मत, प्लीज मेरी बात सुनना बेटा। ओके अभी लिखना मत, मेरी बात सुनना। पी क्यू नहीं, पी तो था नहीं, 1 साल के पहले कर दिया था उसने। क्यू आर एस टी टोटल। अब आप बोलेंगे सर पी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पी से अपन बुला ही नहीं सकते। अभी आप लिखना मत, मेरी सुनोगे सिर्फ। हाँ, अब यहां पे बी पॉइंट लिखता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स लायबिलिटी। ठीक है, 2 मिनट रुका, आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरा, मैंने जो बनाया पहली चीज है, इसको 5-6 लाइन का ड्रॉ करना। कितने लाइन का? 5-6 लाइन्स का। इसको 5-6 लाइन का ड्रॉ करना, और इसको भी ज्यादा नहीं बेटा, इसको भी सिर्फ आप 6-7 लाइन का ड्रॉ करोगे बस। अब एक चीज का ख्याल रखना जब ड्रॉ करोगे, इसलिए मैंने आपको बोलता रुको, ये जो Q है ना, Q के नीचे Q ही होना मेरे को, मैं ना यहाँ कुछ लिंक करूंगा, 2 अलग अलग है लेकिन इसको मैं इससे लिंक करूंगा, दोनों को ये लिंक होगा। तो ये Q का नीचे Q ही आना, R के नीचे R आना, S के नीचे S, T के नीचे T, ये टोटल के नीचे टोटल। और ये जो यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम देने, यहाँ पे डेट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, कैलकुलेशन करूंगा मैं, और ये रेशो। तो Q के नीचे Q, R के नीचे R, S के नीचे S, T के नीचे T, इसको ध्यान रखना बस बेटा। और यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे, थोड़ा सा ब्रॉड रखना पॉसिबल तो कैलकुलेशन करो। अब वीडियो पॉज करो और लिखो इसको, ड्रॉ करो इसको। ओके, ओके, अब समझना बेटा, मैंने कहा यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कितने पी से हम क्या बोल, लीज भी कॉन्ट्रीब्यूट पी क्यू आर एस टी थे, लेकिन पी से बुला नहीं सकते हम, क्यों? क्योंकि 1 साल पहले का था। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पे, डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर देखो क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है, 22 जुलाई, 15 सितंबर, फिर 14 दिसंबर, फिर 9 मार्च, यहां पे डेट लिखोगे। 22 जुलाई 2010, 15 सितंबर 2010, 14 दिसंबर 2010, 9 मार्च 2011, टोटल मत लिखना, ठीक है, डेट है वो। ओके, अब उसके बाद बेटा सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर्स। क्यू ने कितने शेयर्स रखा था? 3000, फिर 2400, 1600, 1000। 3000 शेयर्स, 2400 शेयर्स, 1600 शेयर्स, 1000 शेयर्स की टोटल करो। ये आ गया आपका 8000।
8,000 शेयर से, ठीक है। अब उसके बाद अनकॉल्ड अप पर शेयर 10 रुपए थे बेटा। अब 10 रुपए में से 8 पेड अप है, तो मैक्सिमम एक शेयर पे 2 रुपए बुला सकता हूं। ये रुपीज 2 रुपए पर शेयर बुला सकते हैं अपन, ठीक है। अब इन्होंने बेटा यहां पे फोर्थ, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी कॉल्ड, अपन मैक्सिमम अमाउंट कितना बुला सकते? 3,000 शेयर है, एक शेयर पे 2 रुपए बुला सकते हैं, 2 रुपए एक शेयर पे, मैक्सिमम 2 रुपए एक शेयर पे बुला सकते, 10 में से 8 पेड अप है। अनकॉल्ड अप मैक्सिमम, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल कम 6,000। फिर यहां पे 2,400 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,800। ये फर्स्ट नहीं सॉरी सेकेंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड पॉइंट है, ठीक है। 1,600 मल्टीप्लाई बाय 2, 3,200। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,000, ठीक है। और ये टोटल करूंगा तो यहां पे आ जाएंगी 16,000, ठीक है। अब मैक्सिमम Q से मैं 6,000 बुला सकता हूं, R से 4,800, S से 3,200 और T से 2,000। मैक्सिमम मैं इतना उनसे बुला सकता हूं। अब मैंने कहा ठीक है मैक्सिमम इतना बुला सकते, लेकिन ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये सिर्फ जो उस तारीख को क्रेडिटर है बेटा, उसके लिए लोग जिम्मेदार है, ठीक है। जो तारीख को ट्रांसफर करे उस तारीख को कितने क्रेडिट, बस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा अब देखना है पे 22 जुलाई 2010 इस तारीख को क्यू ने ट्रांसफर करा, तो भाई इस तारीख को कितने क्रेडिटर थे? देखो बेटा 12,000 क्रेडिटर थे, तो ये 12,000 क्रेडिटर थे इस तारीख को, ठीक है। इसके लिए आपको सिखाया था, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? QRST, मैं QRST से पैसा मांग सकता हूं, लेकिन अब सबसे क्योंकि QRST सब थे यहां शेयर होल्डर QRST से, लेकिन बेटा किस प्रपोर्शन में? क्या ये पूरे के पूरे 12,000 मांग लू सबसे? नहीं, ये इनके रेशियो है 3,000 शेयर, 2,400, 1,600 और 1,000। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा 3:2.4:1.6:1? ओके, 3:1 गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो वो पॉइंट में लिखूंगा फिर इस टू लिखूंगा तो कंफ्यूज ना हो जाता हूं। रुको मैं इसको अलग तरीके से बताता हूं। ये कितने में जाएंगे? यहाँ जाएंगे आपके 200 में से 15:12:8:5, ठीक है चलेगा। ये रेशो बांटा 15:12:8:5, ठीक है। सो 15:12:8:5 किस रेशियो? इन द रेशियो ऑफ शेयर्स कितने होल्ड करे थे। अब 12,000 के लिए सबके सब रिस्पॉन्सिबल, सब शेयर होल्डर थे इस तारीख को, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर सारे, तो ये रेशियो है इनका 15 + 12 + 8 + 5 40। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 15, 4,500, ठीक है। डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 3,600, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 2,400, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,500। टोटल करोगे तो 12,000, टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा? 12,000। ओके, अब इसके लिए तो ये जिम्मेदार, तो उसके बाद फिर कब ट्रांसफर हुआ? उसके बाद ये तारीख को ट्रांसफर हुआ बेटा, कब? 15 सितंबर। अब 15 सितंबर को देखो ये वाला था 15 सितंबर, ये सेकंड वाला। 15 सितंबर को कौन कौन थे शेयर होल्डर? R, S और T। तो Q ने तो पहले, Q ने बेटा इस तारीख को तो Q ने भेज दिया, लेकिन Q क्रेडिटर 12,000 के लिए जिम्मेदार था। बाकी के जो क्रेडिटर अभी बड़े उसके लिए Q जिम्मेदार नहीं है। तो वो जिस तारीख को आपने ट्रांसफर करे लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर, उस तारीख को जो क्रेडिटर था वो उसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमने यहां पे देखे ये डेट में ऐसा लिखना, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखना, जूम करके लिखता हूं भाई। 23 जुलाई 2010 से लेके 15 सितंबर 2010 है ना, 15 सितंबर 2010 को ट्रांसफर। इसके बाद कितना क्रेडिटर बढ़ा? वहां पे क्रेडिटर जो 15 सितंबर को है 13,500, पहले था 12,000, तो 1,500 से बढ़ा ना, 1,500 से बढ़ा। ओके, तो अब ये इस तारीख और इस तारीख के बीच में 1,500 रुपए से बढ़ा, लेकिन इसके लिए
रेशियो ऑफ क्यू तो नहीं इसके लिए जिम्मेदार, तो 12:8:5, तो इसके लिए क्या क्यू जिम्मेदार है क्या? नहीं, तो हम क्यू से वो नहीं ले सकते। ओके, अब उसके बाद ये किस में जाएगा? RST, तो बांटो 1500 को 25 720, ये रेशियो में बांटो 12:8:5 720 480 300 टोटल 1500। ओके ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग नहीं, सेंटेंस पढ़ो, क्रेडिटर रिमेनिंग अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 12,000 से 13,500, मतलब इस पीरियड में ये दोनों के बीच में 1,500 से बढ़ा 15। अभी देखो 13,500 का हुआ यहाँ पे, तो ये 14,000 हो, तो यहाँ 500 से बढ़ा, फिर 14,000 से 14,200 हुआ, यहाँ 200 से बढ़ा। तो इस बीच में कितने से बढ़ा बेटा? 1,500। इस बीच में कितने से? 500। इस बीच में कितने? 200 से। ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसफर हुआ आपका 14 दिसंबर को, तो ये तारीख से और ये तारीख के बीच में कितने से बढ़ा? 500। अब ये तारीख को तो बेटा आर ने बेच दिया, तो ये दो डेट में जब वो बढ़ा तो कौन जिम्मेदार रहेंगे? रिमेनिंग, एस और टी लिखेंगे। अब आप यहां पे 16 सितंबर 2010 से लेके 14 दिसंबर 2010, तो पहले था भाई, पिछले बात है 13,500, अभी हो गया 14,000, तो 14,000 हुआ 13,500 से, तो 500 से बढ़ा। अब इसके लिए वो एस भी चले गया था पिछले बार, तो इसमें क्यू आर चले गया था, सॉरी, तो एस और टी बचे, तो 8:5 उनका है, तो एस और टी इसको बेयर करेंगे, तो क्यू को भी नहीं, आर को भी नहीं। ठीक है, यार राउंडेड ऑफ कर देना होगा 308। $192 500। ओके, अब उसके बाद आए बेटा, अब उसके बाद यहाँ पे आए, फिर देखो यहाँ पे एस ने भी बेच दिया, फिर यहां से यहां बढ़ा है, इतनी इस पीरियड में सिर्फ टी था, लीज भी कॉन्ट्रीब्यूट, कितने से बढ़ रहा है बेटा वो? 1400 से, सॉरी 14,000 से 14,200 हुआ, तो 200 से बढ़ा। अब लिखो यहाँ पे 15 दिसंबर 2010 से लेके 9 मार्च 2011, तो अगर ये 14,200 हो गए 14,000 क्रेडिटर से, तो 200 से बढ़ा। ये 200 के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो कौन है? मतलब उससे ले सकते हैं अपन QRST, आखिरी वाला टी, क्योंकि सबने बेच दिए, उस तारीख के जो क्रेडिटर थे उसके लिए उनमें कैलकुलेशन में आ गए, तो क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं, एस भी नहीं, तो सिर्फ कौन जिम्मेदार? यहाँ पे किससे ले सकते हैं? टी से, तो 200 पूरा उसी में, तो ये चले गया 200। ठीक है, अभी जल्दी नहीं करना आपने, अब इसकी टोटल करो, ये जो अमाउंट जिसे आप चाह रहे हो ना, इसकी टोटल करो। 4,500, 3,600 प्लस 720, 4,320, सॉरी यस 4,003, यस 2,400 प्लस 480 प्लस 308, 3,188, 1,500 प्लस 300 प्लस 192 प्लस 200, ये आपका 2,192। यहाँ पे 12,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 200, यह आता है आपका 14,200। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि मैक्सिमम इनसे इतना बुला सकते हैं, मैक्सिमम इनसे इतना बुला सकते हैं, मगर आप ये उसी क्रेडिटर के जिम्मेदार, मतलब उसी क्रेडिटर के लिए बुला सकते जिस तारीख को ट्रांसफर कर, उस तारीख को जो आउटस्टैंडिंग थे। तो मैंने बोला बुला तो इनसे सकता हूं 6,000, लेकिन बुला कितना रहो? 4,500, कोई दिक्कत नहीं है। आर के केस में बुला सकता हूं मैक्सिमम 4,800, उससे कम ही बुला रहा हूं 4,320। एस के केस में 3,200 बुला सकता हूं, बुला रहा हूं 3,188, कोई दिक्कत नहीं है। टी के केस में 2,000 बुला सकता हूं, बुला रहा हूं 2,192। ये क्या बात हुई भाई?
बुला सकते हो, बुला मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वी कैन कॉल देम 2000, लेकिन वो क्रेडिटर की जिम्मेदारी, वो आप 2192 टोटल हो गई वहां पे। तो उस तारीख के जो क्रेडिटर था वो भला ही हो रहेंगे 2192 जो आउटस्टैंडिंग थे जब था वो, लेकिन मैक्सिमम अनपेड अप ही बुला सकते, तो वो हो रहा है 2000, तो 2000 से ज्यादा बुला नहीं सकते। तो मैंने आसान करने के लिए हमने क्या करे, एक ये टेबल और एक ये टेबल, सबसे आसान। एग्जामिनेशन में कोई लॉजिक समझना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आप इसी में यहां पे एक सी पॉइंट लिखोगे, लोअर ऑफ ए और बी, दिस इज एक्चुअल लाइबिलिटी, जो उनकी एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर इज लोअर ऑफ ए और लोअर ऑफ ए और बी, ये ए और ये बी बराबर आएगा, दोनों में से लोअर लो, 4500, 4320, 3188, 2000। तो देखो बराबर उतने, किसी कोई वॉयलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं होगा यहाँ पे। लोअर ऑफ ए और बी एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज रहेंगे, जो आप उससे अपन बुलाएंगे अपन। ओके डन। तो ये क्या ऐसा प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में करके आना बेटा आपने, ठीक है। अच्छा, वाई पी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर, वाई पी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल लीज बी, कि उसने 1 साल के पहले बेचा था। ओके, तो यहां पे खत्म होता है, सारे प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन अब आपने कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन शुरू करो, तो उसके पहले प्रैक्टिस ड्रिल के सारे क्वेश्चन आपके हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।